हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सोल्व किए थे सॉल्यूशंस चैप्टर के। तो इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। लेट अस स्टार्ट। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है इसकी। टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट हैं ए और बी, वो आपस में मिलकर फॉर्म कंपाउंड्स, वो कंपाउंड बनाते हैं हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला। जो वो कंपाउंड बनाते हैं उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला एक का है AB2 और एक का क्या है AB4 है। मतलब वो दो कंपाउंड बनाते हैं हमारे पास। व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, और इन AB2 और AB4 को फिर 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया। अब AB2 तो घोला गया 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम, और AB4 भी कितने ग्राम घोला गया है 1 ग्राम। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2, जब आपने 1 ग्राम AB2 डाला, लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, तो वो पानी का जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कितना कम कर देता है 2.3 केल्विन। कौन करता है ये कम? AB2। फिर 20 ग्राम में 1 ग्राम AB4 डाला गया। इट लोवर्स इट बाय 1.3 केल्विन, ये कितना लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को? 1.3 केल्विन। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, बेंजीन में डिजोल्व किया गया भाई, ये पानी में नहीं, सॉरी पानी में नहीं, बेंजीन में डिजोल्व किया गया इसको। तो बेंजीन का जो KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वो है 5.1। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, हमें ए एंड बी का एटॉमिक मास निकालना है। ठीक, तो इसके दो पार्ट बना लेते हैं हम। मैं लेफ्ट साइड में लिख लेता हूं AB2 और यहां पर राइट साइड में मैं लिख लेता हूं AB4। क्लियर? अब AB2 के लिए AB2 का जो मोलर मास उसको मान लेता हूं मैं मोलर मास ऑफ AB2। क्लियर है? तो डेल्टा TF की वैल्यू निकालिए। यहां पर क्या आएगी? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या आएगी? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास ऑफ सोलवेंट इंटू में क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चे? मोलर मास, वो एटॉमिक मास निकालना है ए और बी का। तो हमें यहां से MAB2 निकालना पड़ेगा। तो यहां पर M2 की जगह बोलिए MAB2 रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा? बिल्कुल। तो M2 की जगह रख दूं मैं MAB2, ये निकालना है मेरे को ये। तो यहां से आप देखेंगे MAB2 की वैल्यू क्या आ गई है? KF इंटू में W2 इंटू में 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF। देखिए डेल्टा TF को मैं इधर ले आता हूं और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे पास? W1। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। KF की वैल्यू क्या है? देखिए KF है मेरे पास 5.1, तो 5.1। W2 की वैल्यू बताइए कितने ग्राम घोला गया है? 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इंटू में 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF की वैल्यू देखिए क्या है। AB2 के लिए डेल्टा TF की वैल्यू, AB2 के लिए डेल्टा TF की वैल्यू है हमारे पास 2.3 केल्विन, तो 2.3 केल्विन। W1 मतलब सोलवेंट कितना है, कितने ग्राम बेंजीन में घोला गया इसको? 20 ग्राम बेंजीन में, तो इंटू में आ जाएगा यहाँ पर 20। तो यहां से मोलर मास ऑफ AB2 यहां से आ जाएगा बच्चे हमारे पास लगभग 110.8 के आसपास। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110.8। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये तो बात है MAB2 की। अब बात करते हैं AB4 के मास की। तो मैं डायरेक्ट निकाल लूं मास ऑफ AB4। ठीक है, तो KF की जगह KF रखिए। KF कितना आ जाएगा? 5.1। W2 ये भी कितने ग्राम ले रखा? देखो 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इंटू में 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF की वैल्यू देखो। AB4 है जो लोअर करता है टेम्परेचर को 1.3 केल्विन, तो डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू में W1 ये भी कितने ग्राम है बेंजीन, इसके अंदर भी सोलवेंट कितने ग्राम है? 20 ग्राम। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 196.15। तो यहाँ पर AB4 का मास आ गया है 196.15 और AB2 का मास आ गया है ये। क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पर है AB2
तो AB2 में एक तो A है और 2 B है, यस और नो। यहां पर है AB4 में यहां पर एक तो A है और 4 B है या नहीं है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो AB2 का मास होगा उस मास के अंदर एक तो A का मास आएगा और 2 B का मास आएगा। देखो B 2 है तो 2 B का मास आएगा ना टोटल। AB4 के अंदर एक तो A का मास आएगा और 4 B का मास आएगा। क्लियर? तो आई कैन से कि A का मास जमा में उसके प्लस में यदि मैं 2 B का मास कर दूं तो बोलिए इसके इक्वल आएगा नहीं आएगा 110.8 के, तो इसको लिख दिया मैंने इक्वल टू 110.8। अब A का मास प्लस में 4B का मास किसके इक्वल आ जाएगा? 196.15 के इक्वल। अब इसको इक्वेशन 1 मान लूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं, माइनस कर दें इसमें, जैसे आप मैथ में घटाते तो माइनस माइनस माइनस, तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया है, तो आ गया भाई यहां पर -2b बच्चे। क्या आ गया है? -2b। तो घटाइए भाई इसको, कितना आने वाला हमारे पास घटाने के बाद, ठीक है? तो घटाइए, घटा लूं मैं यहाँ पर भाई 196.15 110.80, तो 5 एडिजिटीज, 11 में से 8 गया, 3 5 तो 9 में से गया 8, तो 85.35 आ गया भाई मेरा, तो ठीक है 85.35 माइनस का आएगा। माइनस से माइनस क्या हो गई? कैंसल। तो यहाँ पर बी का मास आ गया, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से, 2 चौका 8 हो गया है, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, तो 42.67 आ गया भाई बी का मास। हमें और बी का मास चाहिए था ना, बी का मास कितना आ गया? 42.67, यस और नो। अब बी का मास देखिए यहां रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो बताइए ए का मास कैलकुलेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर है पॉइंट? अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक बार फिर आप वीडियो को बैक साइड में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। लेट्स सी। एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर है 300 केल्विन, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में 36 ग्राम ग्लूकोज है। हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार, ठीक है? तो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है? 4.98 बार, ठीक है? तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाइए आप, क्या होता है हमारे पास? होता है पाई इक्वल टू CRT। सी यहां पर कंसेंट्रेशन होती है, मोलैरिटी होती है, तो पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू में RT में लिख सकता हूं। तो पहली कंडीशन पे चलिए, प्रेशर कितना है? 4.98 बार, तो पाई की वैल्यू आ गई है 4.98 बार। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास किसका? सोल्यूट का कितना है? 36 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी लीटर में, लेकिन इन्होंने तो पर लीटर दे रखा है, इसका मतलब 1 लीटर वॉल्यूम है, तो यहां पर 1 लीटर वॉल्यूम लिख देता हूं मैं, 1 लीटर। अब आर गैसेस कांस्टेंट होता है, एक बार आर को मैं आर ही रख लेता हूं। टी का मतलब है टेम्परेचर कितना दे रखा है इन्होंने? 300 केल्विन दे रखा है। कितना दे रखा बच्चे? 300 केल्विन, ठीक है? तो इसको यदि हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये कटेगा, 6 पे 36, 6 पे 30, तो 30 पे ये कट गया है, तो 0 से 0 तो 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया है 4.98 इज इक्वल्स टू 60 R के इक्वल, ठीक है? यस और नो? तो इसको इक्वेशन 1 मान लूं मैं, दिस इज इक्वेशन 1। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसी क्वेश्चन के। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52, अब पाई की वैल्यू आ गई है 1.52 एट सेम टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर 300 केल्विन ही है यहां पर, तो सी रहेगा, आर रहेगा, टेम्परेचर की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर? 300 केल्विन, यस और नो, ठीक है? तो यहां से हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं मैं, या इक्वेशन 2 को 1 से कर दो, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में आ गया है 4.98 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 60 इंटू में आर, तो आर से आर क्या हो गया बच्चे? कैंसल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 पे हो गया 6 पंजा 30, तो यहां पर हो गया है डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो 152 डिवाइड बाई 498 इज इक्वल टू सी इंटू में 5, यस और नो? देखिए ना, 5 6 पंजा 30, ठीक है? तो सी मतलब कंसंट्रेशन निकालिए, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा बच्चे डिवाइड में, किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो इस तरह से ये कंसंट्रेशन आपसे निकल जाएगी, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है?
तो क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास 23rd, देखते हैं। सजेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन द फ्लोइंग पेयर। इनके बीच में किस तरह की फोर्स काम करेगी तो आपको बताना है। एन हेक्सेन, एन ऑक्टेन। देखिए याद रखिए, जब भी हाइड्रोकार्बन्स हो, ये नोट कर लीजिए भाई आप, जब भी हाइड्रोकार्बन्स हो, हाइड्रोकार्बन्स के बीच में जो फोर्स लगती है ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, जैसे मीथेन इथेन के बीच में, प्रोपेन ब्यूटेन के बीच में, बेंजीन या फिर टोलुइन के बीच में, ये हाइड्रोकार्बन है ना सारे, हाइड्रोकार्बन के बीच में हमेशा कौन सी फोर्स लगती है? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस लगती हैं। याद कर लें इसको, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बोला जाता है इनको, ठीक है। क्या बोला जाता है? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब हाइड्रोकार्बन आपको मैं बता दूं कैसे होते हैं बच्चे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन पोलर मतलब उन पे डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हैं उनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस काम करेगी। इनका एक दूसरा नाम भी है जिसको वेंडर वॉल फोर्सेस से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वेंडर वॉल फोर्सेस से। तो पहले का आंसर आ जाएगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बोलिए या वेंडर वॉल फोर्सेस बोलिए, वही आंसर है। अब आयोडीन देखो बच्चा, आई आई, क्या डाइपोल मोमेंट इसकी जीरो है या नहीं है? तो ये भी तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। CCl4 देखिए, CCl, तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो इसके अंदर भी कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी? वैंडरवॉल फोर्सेस या फिर आप लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, कोई भी बोल दीजिए। NaClO4 और वाटर, इसकी कहानी देखते हैं। अब NaClO4 पानी में जाते ही टूट जाता है, Na पॉजिटिव में और ClO4 नेगेटिव में टूट गया। तो इसके क्या बन गए हैं? इसके तो आयंस बन गए हैं ना। क्या बन गए हैं? आयंस। अब वाटर कैसा होता है बच्चे? वाटर होता है, वाटर के अंदर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जहां डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको बोला जाता है डाइपोल। क्या बोलते हैं उसको बच्चे? डाइपोल। तो पानी के बीच में और इसके बीच में कैसी अट्रैक्शन होगी? ये तो डाइपोल है, ये आयन है, ये तो आयन, ये डाइपोल। तो आयन और डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन होगी, तो कौन सी अट्रैक्शन बोली जाएगी? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, मिथेनॉल एंड एसीटोन। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चे CH3OH। यहां डेल्टा नेगेटिव होता है, यहां डेल्टा पॉजिटिव। एसीटोन होता है बच्चे CH3COCH3। ठीक है, देखिए CH3COCH3, देखो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। बोलो ये भी क्या है बच्चे? डाइपोल। ये भी क्या है बच्चे? डाइपोल। तो बोले डाइपोल और डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन हो रही है नहीं हो रही? देखो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इसके बीच में होगी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हो। क्या भी बोल सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हो। एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। एसीटोनाइट्राइल होता है CH3CN। CH3CN देखिए क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, क्लियर। एसीटोन होता है बच्चे CH3COCH3, CH3COCH3, ठीक है। यहां पर है डेल्टा पॉजिटिव, देखो यहां पर भी अट्रैक्शन हो सकती है, तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो यहां पर भी क्या कहलाएंगी? डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगी। डाइपोल का मतलब है दो पोल, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। तो चलिए बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। हमारे पास सोलवेंट कौन है बच्चे? सोलवेंट है एन ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब फॉर्मूला इसका कार्बन 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 कार्बन, 3 3 6 और 2 8। बाकी जगह हाइड्रोजन 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 लग जाएंगे, ठीक है। तो एन ऑक्टेन में हमें घोलना इनको, तो बताना है सबसे ज्यादा कौन घुलेगा। तो एक रूल आता है हमारे पास, वो होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व्स लाइक मतलब जो जैसा है वो वैसे को ही डिजोल्व करेगा। मतलब पोलर मॉलिक्यूल पोलर में घुलेंगे, या पोलर मॉलिक्यूल आयनिक में घुलेंगे, या आयनिक पोलर में घुलेंगे, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में ही घुलेंगे। तो इनमें से देखो साइक्लोहेक्सेन तो हाइड्रोकार्बन है और ये भी तो हाइड्रोकार्बन है, तो ये तो क्या है? एक हाइड्रोकार्बन, मतलब नॉन पोलर। और ये भी कैसा बंदा है? ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब जहां डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो बताइए इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन घुलेगा? साइक्लोहेक्सेन घुलेगा नहीं घुलेगा? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब बच गए हैं तीन में से ये तो आयनिक है, देखो इस पे तो प्रॉपर पॉजिटिव प्रॉपर नेगेटिव आएगा। KCl तो सबसे ज्यादा आयनिक हो गया है, तो इस पे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये सबसे कम घुलेगा इसमें,
ये सबसे कम घुलेगा। तो सबसे ज्यादा आ गया है ये, सबसे कम आ गया है KCl। अब इन दोनों में से बात करते हैं। इन दोनों में से जो ज्यादा पोलर है वो इसमें कम घुलेगा और जो कम पोलर है वो इसमें ज्यादा घुलेगा। तो बोलो अब पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जो जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन यहाँ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब CH3CN ज्यादा घुलेगा और CH3OH कम घुलेगा और ये ऑर्डर आ जाएगा सोल्यूबिलिटी का N ऑक्टेन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास है 25th। अमंग द फ्लोइंग विच आर, आइडेंटिफाई करने हैं आपको, विच आर इनसोल्यूबल जो बिल्कुल नहीं घुलेंगे, पार्शली सोल्यूबल जो थोड़े थोड़े घुलेंगे, हाईली सोल्यूबल जो बहुत ज्यादा घुलेंगे किसमें? पानी में। ठीक है, इनमें से बताना है कौन हाईली सोल्यूबल है, कौन इनसोल्यूबल है, कौन थोड़ा घुलेगा। फिनोल, फिनोल फिनोल होती है भाई हमारे पास बेंजीन और यहां पर होता है OH। मानते हैं कि यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो ये पानी के अंदर घुल जाएगा। देखो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन जब ये पानी में घुलेगा, ये बेंजीन कैसा है नेचर में? नॉन पोलर। और ये कैसा है नेचर में? पोलर। तो ये आधा पोलर आधा नॉन पोलर है। तो बताइए पानी कैसा? पूरा का पूरा पोलर। मैंने क्या बोला था? पोलर में पोलर घुल जाएगा आसानी से, लेकिन पोलर में नॉन पोलर नहीं घुलेगा। अब इस पोलर में ये पोलर तो घुलना चाहता है लेकिन ये नॉन पोलर घुलना नहीं चाहता, तो इसका मतलब पूरा सोल्यूबल होगा नहीं, ये कैसा होगा? पार्शियल सोल्यूबल। क्लियर? यस। फॉर आगे चलिए टोल्यूइन। टोल्यूइन, टोल्यूइन होता है बेंजीन पे लगा हुआ है CH3। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये पानी में घुलेगा ही नहीं बच्चे, तो इनसोल्यूबल आ जाएगा। क्योंकि पानी तो खुद तो वो पोलर है ना, तो ये तो नॉन पोलर हो गया। फॉर्मिक एसिड बच्चे, फॉर्मिक एसिड होता है HCOH। तो भैया आंख बंद करके बोल दीजिए यदि एसिड है या 1 2 3 4 कार्बन का, देखो एसिड है ना, ये तो एक ही कार्बन का, तो ये पक्का सोल्यूबल है पानी में। बस आंखें बंद करो, पक्का सोल्यूबल। सोल्यूबल भी कितना? हाईली सोल्यूबल। क्या आएगा? हाईली सोल्यूबल। ठीक है, तो फिनोल पार्शियल सोल्यूबल, टोल्यूइन इनसोल्यूबल, फॉर्मिक एसिड हाईली सोल्यूबल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है बच्चे फॉर्मूला CH2CH2OH और यहां पर भी OH। देखो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अरे ये तो इधर से भी घुलेगा उधर से भी घुलेगा, दोनों साइड से घुल जाएंगे, तो इसका मतलब हाईली सोल्यूबल। क्या हो जाएगा? हाईली सोल्यूबल। क्लोरोफॉर्म बच्चे, क्लोरोफॉर्म आती है CHCl3। क्या जाती है बच्चे? क्लोरोफॉर्म हमारे पास CHCl3। तो याद रखना कार्बन आ गया है तो ये पानी के अंदर नहीं घुलती, नॉन सोल्यूबल होती है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, पेंटेनोल, पेंटेनोल में 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे होता है पेंटेनोल। देखो 3 और 1 4 5। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये तो बोल रहा है कि मैं तो घुलूंगा, मैं तो घुलूंगा, लेकिन ये बोल रहा है मैं तुझे घुलने नहीं दूंगा, घुलने नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? पार्शियल सोल्यूबल हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? पार्शियल सोल्यूबल हो जाएगा किसमें? पानी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26। बेटा चिरकुट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बिल्कुल चिरकुट छोटा सा क्वेश्चन है। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज इतने ग्राम पर ml, किसी लेक का पानी है, झील का पानी, उसकी डेंसिटी इतनी है, कंटेन्स 92 ग्राम Na+ आयन। तो W कितना आ गया बच्चे? यहाँ पर 92 ग्राम। ठीक है, पर किलोग्राम ऑफ वाटर, देखो पर किलोग्राम ऑफ वाटर, तो सोलवेंट का मास कितना आ गया? यहाँ पर सोलवेंट का मास आ गया बच्चे 1 किलोग्राम। ठीक है, या लिख सकता हूं मैं 1000 ग्राम। कैलकुलेट मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब ध्यान से समझो सर, यहां पर तो Na+ है। अरे भैया Na का मास कितना होता है? 23 ग्राम होता है। Na+ का मास कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दो इसमें से। अरे बेवकूफ हो, 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, 10⁻31 किलोग्राम, 10⁻31 किलोग्राम होता है, वो घटाओगे क्या इसमें से? तो Na+ का भी मास हम कितना मान लेंगे? 23 ग्राम। तो यहां पर आ गया है 23 ग्राम। मोलैलिटी निकाले ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट कितने किलोग्राम है? 1 किलोग्राम, और किलोग्राम में ही लेना होता है, यही तो आ गया 23 चौके 92। तो इसकी मोलैलिटी आ गई है बच्चे 4। कितने आ गए मोलैलिटी? 4। सर डेंसिटी का क्या रोल है? पजल करने के लिए दे रखी है आपको ताकि आपका ध्यान वहां चला जाए। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, देखिए बताइए भाई CuS कैसे टूटेगा? आपने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखा होगा अपने 11th क्लास में, तो ये टूटेगा Cu2 पॉजिटिव में प्लस में S2 नेगेटिव में।
कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वा सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, CuS को हमने पानी में डाला, तो CuS जितना घुलेगा ना, जितना घुलेगा मैक्सिमम अमाउंट उसकी पानी में जितनी घुलेगी वही उसकी मोलैरिटी होगी या नहीं होगी। मींस CuS की जो सोलिबिलिटी है वही उसकी मोलैरिटी है। क्लियर? तो इसकी सोलिबिलिटी है S, ये आ गया 0 0। ठीक है, तो ये S है तो ये भी क्या बन जाएगा SS। तो आपको ध्यान होना चाहिए KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो S इंटू में S डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये प्योर सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन ली जाती है 1। तो यहाँ से S स्क्वायर आ गया बच्चे KSP के इक्वल। KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 इंटू में 10 की पावर माइनस 16। तो सोलिबिलिटी बताइए कितनी आ जाएगी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 का रूट। तो यहाँ से रूट 6 आ जाएगा इंटू में 10 की पावर माइनस 16 का रूट। तो रूट का मतलब पावर 1/2 कर दूं तो 2 8 16, तो 10 की पावर माइनस 8। भाई 6 का रूट कितना होता है, 6 का रूट होता है 2.44 के आसपास, मेरे हिसाब से मेरा अंदाजा है भाई 2.44। तो ये आ गई सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी हमेशा मोल पर लीटर में होती है, मोल पर लीटर में यहाँ पर है हमारे पास ये सोलिबिलिटी। तो बताइए जो सोलिबिलिटी मैंने बोला था वही मोलैरिटी, तो मोलैरिटी आ गई 2.44 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। बस यही आंसर है भाई। 11th क्लास का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं जटैन क्लासेस के साथ, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जटैन क्लासेस। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ। भाई हलवा क्वेश्चन है, 9th क्लास में आपने सीखा हुआ है ये क्वेश्चन, 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का। ठीक है, कैलकुलेट मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए भाई, यहां पर होता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो चलिए, एस्पिरिन घोली गई है एसिटोनाइट्राइल में कितनी 6.5 ग्राम, तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया 6.5। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट का मास। अब कितने ग्राम CH3 है ना 450 ग्राम में कितने ग्राम एस्पिरिन घोली गई है 6.5 ग्राम, तो 6.5 तो टोटल आ गया 456.5। तो सोल्यूशन का मास आ गया 456.5। डेसिमल से डेसिमल कट गई, इंटू में आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा भाई, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा यहाँ से, और परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बताइए कुछ क्वेश्चन था ये। चलिए भाई बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, नलोरफिन सिमिलर टू मोरफिन। नलोरफिन कोई ड्रग है हमारे पास, वो मोरफिन जैसा है। मोरफिन भाई जो जनरली जो बच्चे नशा करते हैं ना, या कोई भी जो नशा करने वाले लोग हैं वो उसको लेते हैं मोरफिन को। इज यूज टू कम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। जो नार्कोटिक यूजर्स हैं जिनको ये नशीली दवाई दी जाती है उनके लिए हमें नलोरफिन का यूज करना है, उनको देना है मतलब। तो जो डोज उनको नलोरफिन की दी जाती है ना, वो जनरली दी जाती है 1.5 मिलीग्राम। तो उनको कितनी डोज दी जाती है 1.5 मिलीग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ इतने मोलल, तो मोलैलिटी आ गई बच्चे 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एक्वस सोल्यूशन। तो हमें क्या निकालना भाई, सोल्यूशन का मास निकालना है हमें। किसका मास निकालना है, सोल्यूशन का मास। ध्यान से समझिए, मान लीजिए मेरे को 1.5 मिलीग्राम डोज देंगे, वो 1.5 मिलीग्राम डोज, तो पानी में मिलाकर ही देंगे या नहीं देंगे, तो सोल्यूशन ही देंगे उसका। ऐसे थोड़ी किसी नलोरफिन दे देंगे कि खा लो, पानी में मिलाकर देंगे तो मेरे को सोल्यूशन देंगे। तो आपको बताना है 1.5 मिलीग्राम डोज देने के लिए मेरे को टोटल कितना सोल्यूशन देना पड़ेगा उनको, मतलब पानी वगैरह मिलाकर और ये 1.5 मिलीग्राम भी मिलाकर टोटल कितना सोल्यूशन लूंगा मैं, और उस सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो बताइए, तो पहले हम इस मोलैलिटी को ही देख लेते हैं। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, यस और नो। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इतनी मोलैलिटी का मतलब, देखिए कहीं पर 1 मोलैलिटी है तो इसका मतलब है 1 मोल पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में। कहीं किसी की मोलैलिटी 2 है तो 2 मोल पर किलोग्राम, 3 मोलैलिटी है तो पर किलोग्राम उतने ही मोल। तो कितनी मोलैलिटी है, इतनी। तो इसका मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स हैं पर किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम सोलवेंट में, है या नहीं है, क्लियर है। तो अब सोलवेंट तो आ गया लेकिन हमें तो सोल्यूशन निकालना है ना। तो सोचो 1000 ग्राम सोलवेंट में इतने मोल सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मास कैसे निकलेगा, सोल्यूट का मास निकलेगा मोल्स इंटू मोलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट
इसके मोल कितने हैं 1.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में इसका मोलर मास, किसका भाई, किसके मोल है, नलोरफिन के ना, नलोरफिन का फॉर्मूला कितना है, इतना, तो इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेना भाई 311 आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 0.467, कितना आ जाएगा 0.467 आ जाएगा। और ये आंसर आएगा ग्राम में, किस में आने वाला है बच्चे, ग्राम्स में आंसर आने वाला है। ठीक है, तो बताइए सोल्यूट का वेट आ गया, तो सोल्यूशन का मास बताओ अब कितना आ गया, सोल्यूशन का मास, सोल्यूट का मास, सोलवेंट का मास, तो 1000.467 ग्राम आ गया है या नहीं आ गया है भाई, इस चीज को क्लियर करिए, आप एक बार क्लियर करिए जल्दी से इस चीज को। ठीक है, हो गई है क्लियर, तो आप ध्यान से समझिए। ये है बच्चे सोल्यूशन का मास, इस सोल्यूशन में कितने ग्राम नलोरफिन है, बोलिए इतने ग्राम नलोरफिन है या नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 0.467 ग्राम नलोरफिन है 1000.467 ग्राम सोल्यूशन में। तो इसका मतलब ये है यदि मेरे को इतने ग्राम नलोरफिन चाहिए तो मेरे को इतने ग्राम सोल्यूशन लेना पड़ेगा, लेकिन यदि मेरे पास 1 ग्राम नलोरफिन है तो कितने ग्राम सोल्यूशन लेना पड़ेगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 0.467। लेकिन नलोरफिन लेनी कितनी है, इतने मिलीग्राम, है ना, लेकिन ये तो ग्राम में चला हुआ है, तो इस मिलीग्राम के ग्राम बना लीजिए, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए भाई, 1.5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा इतने ग्राम के लिए इतने ग्राम सोल्यूशन चाहिए, 1 ग्राम के लिए इतने ग्राम सोल्यूशन चाहिए, तो मेरे पास कितने ग्राम नलोरफिन है, इतने ग्राम, तो इंटू में आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 1.5 इंटू डिवाइड बाई 1000, तो इतने ग्राम सोल्यूशन चाहिए मेरे को। आप इसको क्या कर लेंगे भाई कैलकुलेट, तो आई जस्ट हैव कैलकुलेटेड दिस आंसर, तो आपके पास आ जाएगा ये 3.2 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो अब समझे इस मोलैलिटी का यदि आपको कितने ग्राम 1.5 मिलीग्राम नलोरफिन चाहिए, तो आपको इस मोलैलिटी का इतने ग्राम सोल्यूशन लेना पड़ेगा, तब आपके अंदर इतने मिलीग्राम नलोरफिन जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड करिए भाई, इस चीज को समझिए। चलिए बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन पे। तो क्या 30th क्वेश्चन में हमारे पास कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, आपको बेंजोइक एसिड की अमाउंट मतलब मास निकालना है, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग इतने ml इतनी मोलैरिटी का सोल्यूशन मिथेनॉल में। तो भाई मोलैरिटी पकड़ लीजिए 0.15 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब ये है बच्चे 0.15 मोल्स हैं 1000 ml सोल्यूशन में। ठीक है, मतलब जो भी मोलैरिटी होती है ना, मान लीजिए 2 मोलैरिटी, तो इसका मतलब 2 मोल है 1000 ml में सोल्यूशन में। ठीक, अब इसको उल्टा पढ़ो, इसको लिख सकता हूं मैं 1000 ml सोल्यूशन में कितने मोल है बेंजोइक एसिड के, 0.15 मोल्स हैं। लेकिन आपको मोल थोड़ी ना निकालना है, आपको तो अमाउंट निकालनी है, तो इस मोल की अमाउंट बना लो, मतलब मास निकालो। मोल का मास बनाने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो C6H5COH का मोलर मास, कार्बन हो गए हैं 7, तो 12 7 84, 6 तो 16 16 32, 6 4 10 2 12 8 3 11 1 12, तो 22, तो 122 कर देंगे इंटू में। तो अब किसका मतलब ये हो गया 1000 ml सोल्यूशन में इतने ग्राम बेंजोइक एसिड है, 1 ml सोल्यूशन में कितना होगा डिवाइड बाय 1000, कितने ml सोल्यूशन है बच्चे 250 ml, तो इंटू में आ जाएगा आपके पास 250, इसके डेसिमल कर देंगे आप ओपन। ठीक है, तो 0 से भाग गई है भाई 0, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 पे काट दीजिए 12, 2 1 कम 2, तो और कुछ काटने की जरूरत नहीं है। 15 75 75 इंटू में कितना आ जाएगा 61 डिवाइड बाय आ जाएगा 1000, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आंसर आ जाएगा किसमें, ग्राम्स में, किसमें आ जाएगा ग्राम्स में। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से 30th क्वेश्चन नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कंप्लीट करने वाले हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप
रेगुलरली विजिट करते रहें ज़10 क्लासेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।